नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। महिला आरक्षण बिल पर सदन में आज चर्चा होनी है। विपक्ष की मुख्य वक्ता होंगी सोनिया गांधी। वहीं सदन में सरकार का पक्ष रखेंगी निर्मला सीतारमण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्मृति ईरानी भी बिल पर अपनी बात रखेंगी, सरकार का पक्ष रखेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हो चुकी है। कल ही इसकी शुरुआत हो गई और आपको बता दें, विशेष सत्र से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। सदन में सरकार का पक्ष निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी रखेंगी। कल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में बिल पेश किया था, महिला आरक्षण बिल, और अब इस पर आज चर्चा होगी। 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार का पक्ष रखेंगी स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण। वहीं विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी बात रखेंगी। वहीं आपको बता दें कि भारती पवार, अपराजिता सारंगी भी पक्ष रखेंगे। लोकसभा में सोनिया गांधी विपक्ष का पक्ष रखेंगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक इसे नाम दिया गया है और यह विधेयक कल पेश किया गया। इस पर आज चर्चा होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक नए संसद भवन, उसका विधिवत रूप से सभा वहां प्रारंभ हो गई। और इसके साथ ही ऐतिहासिक काम हुआ कि मातृशक्ति के लिए जो 33% आरक्षण है उसका बिल भी पेश हो गया। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक है और भूतो न भविष्यति। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व होगा। ऐतिहासिक काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मातृशक्ति के उत्थान के लिए एक इतिहास रचने का काम किया है। महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता भी है। वो किसी भी जाति की हो, वो किसी भी वर्ग की हो, वो किसी भी जो है समाज से बिलोंग करती हो, वो किसी भी धर्म विशेष की हो, मगर अगर वो महिला है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जब देश के संविधान जहाँ बनता है और जहाँ पर लॉ पास होते हैं, उस जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया है। और आगामी 2024 में मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी बिल है, बहुत ही ज़रूरी दिन है, क्योंकि वो 1996 से लड़ रही हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए। और जैसे G20 का विजन है वन अर्थ वन फैमिली का, वैसे ही ये वुमेन रिजर्वेशन बिल एक एग्जाम्पल है कि औरतों को साथ लेके चलने का, उनकी सारी महत्वपूर्ण जगहों पे उनकी बात रखने का और पार्लियामेंट में उनके रिप्रेजेंटेशन का, हम जैसे लोगों की बात सुनने का। और इसलिए हम होल हार्टेडली इस बिल को स्वीकार करते हैं, उसको वेलकम। आज हमारा देश का इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का माताओं बहनों को ये जो 33% रिजर्वेशन देने का काम किया, इतिहास हमेशा नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करेगा। और ये ऐतिहासिक और महान कर्मयज्ञ के लिए नरेंद्र मोदी जी को हमेशा भारत का लोग स्मरण करेगा। हमने अपने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश किया है और पहले ही दिन हमने संसद भवन में कार्रवाई प्रारंभ की तो महिलाओं के बारे में सोचा और देश की आधी आबादी को उनका अधिकार और प्रतिनिधित्व देने के लिए हमने एक बड़ा कदम उठाया। महिला आरक्षण बिल, जिसकी लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, उसे सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये बहुत सराहनीय पहल है और जहां तक मैं समझ पा रही हूं कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल भी इसके समर्थन में हैं, तो मुझे लगता है कि एक नए संसद की एक बेहतरीन नई शुरुआत भी है।
ये पूरी नीति और नियत के साथ में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जो उनकी कटिबद्धता, संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति दिखाती है। और सबसे ज्यादा महिला रिजर्वेशन के बिना भी भारतीय जनता पार्टी की चुनकर यहाँ पे बैठी है। संगठन में भी सबसे ज्यादा महिला काम कर रही है और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा महिला मंत्री भी उन्हीं के साथ में है। सबसे ज्यादा अच्छे मंत्रालय भी दिए हैं पूरी इकोसिस्टम के साथ में। उन्होंने 2047 में विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ते हुए भारत में महिलाओं का रोल क्या रहेगा, कैसे हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी की तरफ आगे जाएंगे, कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, किस तरह से महिलाओं का रोल रहेगा, और वहीवट में कायदा बनाने के लिए और इसके साथ में पूरी डेडिकेशन से महिला सर्व समाज से जुड़ जाएगी। या महिलाओं का सशक्तिकरण करना होता, इनके दिल में खोट न होता तो जनगणना कराते। जब सब कुछ हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो जनगणना क्यों नहीं हो सकती थी। अब जनगणना न होने की वजह से 2029 में जाकर के इम्प्लीमेंट होगा एक, और दूसरी बात है कि परिसीमन फिर से होगा तब जाकर के लागू होगा, और तीसरी बात है कि ओबीसी को खत्म करने का षड्यंत्र है। यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है, इसीलिए मैं उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक करना चाहिए। तो देखिए, बिल को लेकर के अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन इन सब में एक बात निकलकर सामने आ रही है कि हर पार्टी ये चाहती है कि बिल जो है वो पास हो। ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस होगी। आज तीसरा दिन है इस सत्र का। सरकार का पक्ष निर्मला सीतारमण रखेंगी, वहीं स्मृति ईरानी भी सरकार का पक्ष रखती हुई नजर आएंगी। आज तीसरे दिन चर्चा होनी है। लोकसभा में सोनिया गांधी विपक्ष का पक्ष रखेंगी। और देखिए, इसके अलावा भारती पवार, अपराजिता सारंगी, ये भी आज पक्ष रखती हुई लोकसभा में नजर आएंगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर 7 घंटों तक लंबी बहस होगी। 7 घंटे का वक्त जो है वो निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि यह बिल कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में INDIA गठबंधन की बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में यह बैठक होनी है। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी पर मंथन होगा। यानी देखिए, पार्टियों के अलग अलग बयान महिला आरक्षण बिल पर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी यह है कि INDIA गठबंधन के नेताओं की बैठक अब से कुछ देर बाद होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में यह बैठक होगी और सरकार को कैसे घेरा जाए इस पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि चर्चा के दौरान आप जो बातें हैं वो तो रखेंगे, लेकिन वोटिंग के समय क्या होगा? वोटिंग के समय देखना अहम होगा कि क्या सरकार के पक्ष में ये पार्टियां आती हैं या नहीं, और अगर सरकार के खिलाफ वोट करती हैं तो फिर क्या INDIA गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां सरकार के खिलाफ वोट करती हैं? ये एक परीक्षा की घड़ी INDIA गठबंधन के लिए भी है।
अभी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, उसमें इस पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां तक आम आदमी पार्टी का पक्ष है, कल ही हम लोगों ने जैसे ही बिल देखा, ये तो 20 साल में लागू नहीं होगा, तो ऐसा बिल ला के फायदा क्या है जो 20 साल 25 साल फिर लटका रहे। महिलाओं को आरक्षण कहां मिलेगा जब आपने इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, सेंसस, ये वो, कोर्ट में फिर स्टे, फिर तो चलता रहेगा, कहानी चलती रहेगी, रुकने वाली है नहीं। इतना बड़ा कदम, इतना प्रोग्रेसिव लॉ, फिर भी इसको, ये जो विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला बिल, फिर भी उनको इसमें आपत्ति है क्या? पर इम्प्लीमेंटेशन पे कोई गाइडलाइन नहीं है। तो देखिए, आप सुन रहे थे अर्जुन राम मेघवाल को, और साथ ही हम आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही देर में INDIA गठबंधन की बैठक भी होने वाली है। सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। नमित, क्या जानकारी, INDIA गठबंधन की बैठक होने वाली है? देखिए, बिल्कुल जो मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सुबह 10 बजे बैठक होगी, और यहां से कुछ देर पहले ही जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो उस बैठक के अंदर निकल चुके हैं। और कुछ देर पहले ही हमने उनसे बातचीत की। उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि इस पर जो आज चर्चा होगी, महिला आरक्षण बिल पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जो आज चर्चा होगी, तकरीबन 7 घंटे तक चर्चा होगी। उसमें विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? विपक्ष की तरफ से हालांकि पहले नाम डिक्लेयर हो चुका है कि सोनिया गांधी, जो कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी मुख्य वक्ता होंगी, या फिर इसके अलावा और कौन कौन से इंडिया अलायंस के नेता होंगे जो कि इस चर्चा में शामिल होंगे। इसके साथ साथ जब वोटिंग होगी इस पर, तो क्या इंडिया अलायंस के अंदर जो छोटे छोटे घटक दल हैं वो इसके पक्ष में वोट करेंगे या फिर विपक्ष में वोट करेंगे? इन तमाम बातों को लेकर 10 बजे जो इंडिया अलायंस की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि इसमें तमाम जो विपक्षी दलों के बड़े नेता है वो शामिल है, क्योंकि कल से लगातार यह असमंजस बना हुआ है कि विपक्षी दलों के अंदर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो इंडिया अलायंस के अंदर छोटी छोटी घटक दल हैं, क्योंकि साल 2010 में जब ये बिल आया था उस दौरान कई छोटी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। तो अब इंडिया अलायंस जो है वो काफी बड़ा अलायंस है, इसमें सभी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो इस बिल के समर्थन में है या फिर विपक्ष में है, वो इसका विरोध करेंगे या फिर पक्ष में करेंगे। इस सभी मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुद्दा ऐसा है जिस पर कभी आप विरोध भी करते थे, आज आपको देखना अहम होगा कि आप अपनी पार्टी के हित के लिए जाते हैं या INDIA गठबंधन के हित के लिए जाते हैं। इसमें एक चीज को आपको चुनना होगा। तो ये सारी मुश्किलें तो इस गठबंधन के सामने अब खड़ी हो गई हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप किसी गठबंधन में जुड़ते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। चाहे हम आज जो वोटिंग होगी महिला आरक्षण बिल पर उसमें कॉम्प्रोमाइज की बात कर ले, या फिर भविष्य में जाकर अगर जो सीटों को लेकर बात होगी, जो इंडिया अलायंस के अंदर छोटे छोटे घटक दल हैं, वहां पर भी पार्टियों को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यानी कि जो हमारा प्रियम्बल, उसमें 5 प्रियम्बल काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो हमारे जो देश की जो बुनियाद, ये बुनियाद बड़ा कमजोर हो जाएगी। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे। नमित हमारे सहयोगी बने हुए हैं, दीपक भी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, आप पूरी बात कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं दीपक के पास जाऊंगा। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी ने जो मांग रखी है कि इस बिल के अंदर संशोधन होना चाहिए, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसको लागू किया जाना चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी की इस मांग से इंडिया अलायंस की जो सभी पार्टियां हैं वो सहमत है या नहीं सहमत है, उस मुद्दे पर चर्चा होगी। दूसरा ये कि जो विपक्षी दल हैं, यानी कि जो छोटे छोटे घटक दल हैं, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इंडिया अलायंस के अंदर, उनका क्या रुख है? क्या वो इस बिल के समर्थन में है या फिर वो इस बिल के विरोध में है? उनकी चर्चा, उनका जो है उनकी रायशुमारी भी करना बेहद जरूरी
जरूरी है। ऐसे में यही वजह है कि कांग्रेस की जो लोकसभा के अंदर संसदीय दल की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनके बोलने से पहले ये मीटिंग बुलाना विपक्षी दलों की तरफ से ये बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जब इस बिल पर संसद के अंदर वोटिंग होगी तो वहां पर जो विपक्षी दल है, जो इंडिया अलायंस है, उनकी एकजुटता दिखनी चाहिए। बिल्कुल एकजुटता दिखनी चाहिए और ये एक लिटमस टेस्ट जो है वो INDIA गठबंधन के लिए भी है। दीपक, आपसे भी यही चीज समझना चाहेंगे कि शायद एनडीए सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर INDIA गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि अब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो करेंगी तो क्या करेंगी, उनके फैसले क्या होंगे, क्या वो INDIA गठबंधन के साथ खड़ी रहेंगी और गठबंधन का फैसला क्या होगा, क्या बिल के समर्थन में या बिल के खिलाफ? और बिल के समर्थन में अगर गठबंधन आता है तो फिर छोटी छोटी पार्टियां जो विरोध करती थी वो क्या करेंगी, ये जरा सा आप समझाइएगा। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए लगातार सुबह से ही न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है कि महिला विधायक जो पेश हो रहा है, जो नारी शक्ति वंदन, उस पर अगर देखा जाए तो अमूमन जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे IND की जो अलायंस है, अगर चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अलग अलग पार्टियां हो, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो सपोर्ट के तौर पर आ रही हैं। और देखिए हमारे जो सहयोगी हैं नमित, वो ही बता रहे थे, कल उन्होंने जो दिल्ली सरकार की महिला मंत्री आतिशी, उनसे भी बात किया था, तो साफ उन्होंने, आतिशी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि बिल आए, पर ये बिल जो है वो इसी सदन में आना चाहिए और इसी को पारित कर देना चाहिए कि 2024 में और जो 3 राज्यों की विधानसभा है इसमें महिलाओं को आरक्षण मिले। पर क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होगी कि जो राज्यों की विधानसभा है उनसे राय लेनी पड़ेगी, उसका प्रोटोकॉल करना पड़ेगा, उस पर फिर चुनाव की बैठक होगी और किस तरीके से पूरी जो इसकी रूपरेखा होगी वो तैयार की जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए तो विपक्ष नेताओं की, तो मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से जो बड़े बड़े नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इस बिल के सपोर्ट में आने को लिए तैयार है। और देखिए खास तौर पर खुद जब सोनिया गांधी आज बोलेंगी सदन में, तो देखना होगा कि वो और क्या क्या बोलती है। इस समय प्रहलाद जोशी भी बोल रहे हैं, प्रहलाद जोशी को भी सुनवाते हैं। प्रहलाद जोशी, ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂ ಹಿತ ಕಾಪಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ. ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ಅವರು, ನೀವು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೋದಾಗ 11:30. दीपक आप बात पूरी कर लीजिए। दीपक जी, अभिषेक अपना क्वेश्चन दोहराया, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि चुनौतियां तो काफी ज्यादा खड़ी हो गई हैं और कुछ ही देर में हम ये भी देखेंगे कि सदन में चर्चा शुरू हो जाएगी, तो उन चुनौतियों से कैसे निपटेगा ये INDIA गठबंधन? बिल्कुल, और वही बात हो रही थी। देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अभी देखिए सत्र जो है क्योंकि 11 बजे से शुरू होगा और खुद अगर कहा जाए तो स्मृति ईरानी सरकार की तरफ से, उसके बाद निर्मला सीतारमण और कई मंत्री जो हैं वो इस बिल को लेकर बोलेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो खुद सोनिया गांधी चेयरपर्सन है कांग्रेस की एक तरीके से, तो वो जब बोलेंगे। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का अभी जो बयान है या फिर प्रहलाद जोशी का बयान है, देखिए जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमने तो ये जो बिल है वो 2010 में ही लोकसभा में पेश किया था, हालांकि हमारे पास बहुमत नहीं था और किसी कारणवश नहीं पास हो पाया था, वो थी। पर ये जो श्रेय लेने की जिम्मेदारी है, देखिए ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि श्रेय लेने की जिम्मेदारी है और लगातार ये श्रेय लेने की होड़ अब मचेगी, क्योंकि ये बिल तो जाहिर सी बात है कि ये फाइनल है कि ये बिल जो है वो लोकसभा से पास हो जाएगा। अब लोकसभा के बाद जब ये राज्यसभा में जाएगा, और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि कल ही राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। और सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार ये चाहती है कि ये शुक्रवार तक ये बिल जो है वो दोनों सदनों से पास करा लिया जाए, पहले लोकसभा से फिर अब यही चीज मैं नमित आपसे एक चीज नमित समझना चाहूंगा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर बीजेपी के पास एक एडवांटेज ये भी होगा अगले साल जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कहने के लिए कि देखिए वाजपेयी सरकार ने बहुत प्रयास किया लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार उस समय नहीं थी, इस वजह से यह बिल पास नहीं हो सका। फिर
हमारी सरकार जब आई, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे पास है, तो हमने ये बिल पास कर दिया। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बीजेपी के लिए भी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सुबह से जो हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो इसको श्रेय लेने की जो होड़ है वो लगातार मची हुई है। कांग्रेस कह रही है कि हम तो सबसे पहले इस बिल को लेकर आए थे, लेकिन अगर शुक्रवार तक इसी विशेष सत्र में ये बिल पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, और उसके बाद राष्ट्रपति से हस्ताक्षर के बाद अगर ये विधेयक जो है ये अधिनियम कानून के रूप में तब्दील हो जाता है, तो निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि चाहे अगले आने वाले समय में जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है या फिर साल 2024 में जो देश के आम चुनाव होने हैं, वहां पर जो बीजेपी है उसको एक पावर बूस्टर मिल जाएगा और सीधे तौर पर वो फ्रंट फुट पर चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, क्योंकि इंडिया अलायंस इस वक्त धर्म संकट में फंसा हुआ है, ना तो वो इस बिल का अगर विरोध करते हैं तो जो देश की आम जनता है वो उनके बारे में क्या छवि बनाएगी ये भी इंडिया अलायंस के नेताओं को पता है, और अगर वो समर्थन करते हैं तो जिस बात का जिक्र वो कल से कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नेता कि 2024 से पहले इसको लागू किया जाना चाहिए, वो अपनी ही बात से पलट जाएंगे। तो ऐसे में इंडिया अलायंस के सामने चुनौती होगी कि वो इस बिल के विरोध में वोट करे या फिर पक्ष में वोट करे। उन्हीं सभी बातों को लेकर इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर इतना जरूर है कि बीजेपी ने इस बिल को लाकर एक मास्टर स्ट्रोक तो जरूर खेला है, लेकिन वो इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर जब से इंडिया अलायंस बना है, जो एनडीए के बीजेपी के दोनों हाथ में तो लड्डू है, पास होता है तो भी लड्डू है, पास नहीं होता है INDI गठबंधन के सपोर्ट के बिना तो फिर वो भी हाथ में लड्डू है कि देखिए उन्होंने समर्थन नहीं किया। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यही वजह है केंद्र सरकार और मोदी सरकार जब भी कोई बिल लाती है तो उसके पीछे पहले पूरी जो सोच विचार है वो किया जाता है, और यही वजह है क्योंकि जब ये सत्र शुरू नहीं हुआ था अभिषेक, तो कई लोग और इंडिया अलायंस के नेता या फिर पूरे देश की जनता ये सोच रही थी कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन या फिर UCC तमाम बिल के लेकर अटकलें थी कि क्या केंद्र सरकार ये बिल ला सकती है, लेकिन उन सबसे इतर हटकर केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आती है और उस पर जिस तरीके से नई संसद के पहले दिन ही उसको पर रखा जाता है। निश्चित तौर पर पूरी प्लानिंग के तहत केंद्र सरकार इस बिल को लेकर आई है, और खुद मोदी सरकार भी जानती है कि अगर ये बिल पास हो गया, महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, वो कब मिलेगी वो भविष्य में डिसाइड होगा, क्योंकि 2026 के बाद जनगणना होगी और फिर डिलिमिटेशन होगा, लेकिन उससे पहले साल 2024 के जो चुनाव है वहां पर महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी के पक्ष में जरूर जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। बिल्कुल दीपक, देखिए चर्चा बहुत सारी थी जब विशेष सत्र आहूत किया गया था, तो बहुत सारी चर्चाएं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के थी, UCC बिल को लेकर थी, लेकिन इस बात की चर्चा कहीं नहीं थी कि महिला आरक्षण विधेयक आ सकता है। अचानक से ये आता है और अब विपक्ष के सामने, जैसा नमित भी कह रहे थे, कि एक धर्म संकट है कि करे तो करे क्या, सपोर्ट करते हैं तो भी मुश्किल, सपोर्ट नहीं करते हैं तो भी मुश्किल। बिल्कुल अभिषेक, और मैं आपको याद दिला दूं और न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को ये खबर पहले हमने ही बताया था कि सोमवार का दिन था और करीब बात की जाए तो 10 बजे का बुलेटिन था, उस टाइम ही खबर न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले आपने ही वो खबर पहुंचाई थी, हमने दर्शकों को दी थी। समय का थोड़ा सा अभाव है दीपक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। नमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।